गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ये मेडावल हिस्ट्री जो इरुटिया का जो प्रीवियस ईयर का जारी किया गया है, जितने भी अभी क्वेश्चन हो चुके हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज ही हम सेकंड सेशन करने वाले हैं। फर्स्ट सेशन हम कल ही कर लिए थे मेडावल हिस्ट्री का। जो नहीं देखे वो मेरे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और तमाम जितने भी परीक्षा होने वाले हैं बिहार के सारे एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो आप लोग गौर से इसको देखिए और ध्यान से इसको सुनिए। देखिए यही हुआ मेरा प्रीवियस ईयर का ये बुक है इरुटिया का, इसी का हम यहाँ पे देखिए। प्राचीन भारत हम इससे पहले कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत का 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये सेकेंड उसका है मध्यकालीन भारत। आज इसको ख़त्म कर देंगे जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है। तो समय व्यतीत न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 50 तक हो चुका था हम लोग का। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से कर लेते हैं। बोलता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था, ये तो आपको पता ही होगा। फिरोज तुगलक वंश का एक प्रतापी शासक था जो अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण प्रसिद्ध था। अपने इस दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना कराई थी जिसे दार उल सफ़ा के नाम से जाना जाता था। फिरोज तुगलक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। भारत के लगभग 19% भाग पर यह प्रथा लागू की गई। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू की गई थी। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है इसमें, ये 48वें से 52वीं बीपीएससी के बीच का क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में ये ऊपर थोड़ा चला गया था। देखिए एतमा दुल्लो का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। इसका है एतमा दुदौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मकबरा नूरजहां ने अपने पिता गियास-उद-दीन बेग की याद में बनवाया था। इनके पिता मुगल शासक जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। और 53 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, लगान निर्धारण का तरीका होता था। बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। बटाई के अंतर्गत कृषि भूमि पर उत्पादित कुल फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। मध्यकाल में बटाई प्रचलन सर्वाधिक था, जिसका अर्थ लगान निर्धारण के तरीके से था। और ये हो गया 47 बीपीएससी। 54 नंबर, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। डिस्क्रिप्शन है, सभी भक्ति संतों में से एक समान विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस भाषा को उनके अनुयायी अच्छे से समझते थे। उदाहरण के लिए गुरु नानक ने पंजाबी भाषा में तथा कबीर अवधी भाषा में अपने विचार भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। क्या था? सी नंबर ऑप्शन लोक आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण कर रही है अथवा नहीं। 56 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इस आक्रमण के बाद रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव ने इस भुगतान को रोक दिया था। 57 नंबर में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की शासन स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत करने का श्रेय भी ऐबक को जाता है। 58 नंबर, CDPO 15 मई 2022 का ये क्वेश्चन है जो एग्जाम हुआ था। इसमें बोल रहा है जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? इसका आंसर सही होगा बी नंबर, मतलब परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण।
परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटकर फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, उलेमाओं, सैनिकों तथा प्रशासकों को अपने पक्ष में करने की नीति अपनाई, जो किसी न किसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक से अप्रसन्न थे। फिरोज की इस नीति को सुलह और संतुष्टिकरण की नीति कहा गया। स्रोत सतीश चंद्र के मध्यकालीन भारत में दिया गया था ये, इसका डिस्क्रिप्शन। और देखिए 59 नंबर में है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? ये 1734 ईस्वी में मिलाया गया था बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1734 ईस्वी में। वर्ष 1733 के पश्चात बंगाल के नवाब ने बिहार और उड़ीसा प्रांत पर प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया। यह स्थिति अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के समय तक बनी रही। फिर भी बिहार के क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए एक उप नवाब या नायब नाजिम की नियुक्ति भी की जाती रही। स्रोत इम्तियाज अहमद के बिहार के एक परिचय से है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। तो बलवन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? ये 60 नंबर का इसका आंसर होगा बी नंबर, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। तो हम लोग देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख़ फिरोज शाही है। इसमें बलवन की सत्ता में आने से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों का इतिहास दर्ज है। इसी पुस्तक में बर्नी ने लिखा है कि बलवन का राजस्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित थे। 61 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ए.एल. श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया यह वाक्य बोला है। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। इसी कारण डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिनमें कम से कम सिद्धांत रूप से राज्य असांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सकता था। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल-कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? इसके बारे में यह लिखा तो अकबर के बारे में लिखा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? तो अकबर के बारे में लिखा था। देखिए आर.पी. त्रिपाठी का यह कथन सम्राट अकबर के संदर्भ में है, जिसने भारत के अधिकांश प्रदेशों को 1550 ईस्वी तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके पश्चात 1598 ईस्वी तक अकबर पश्चिमोत्तर सीमांत की समस्याओं में फंसा रहा। इस अवधि में उसने अपनी राजधानी भी लाहौर में स्थापित की ताकि व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दे सके। सतीश चंद्र जैसे कुछ इतिहासकार त्रिपाठी के उपरोक्त कथन से सहमत नहीं है। इसके अनुसार अकबर का उद्देश्य पश्चिमोत्तर सीमांत के सुदृढ़ीकरण का था ताकि साम्राज्य बाह्य आक्रमण के संकट से मुक्त हो रहे। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये सब किसने लिखा? तो एच.जी. किन ने यह वाक्य लिखा था। देखिए बोल रहा है शेरशाह शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी की असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था श्रेष्ठ मानी गई है। जो इतिहासकार बाबर की प्रशासकीय अयोग्यता के समय की कमी कहकर माफ़ कर देते हैं, शेरशाह उनके लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह के संबंध में एच.जी. किन ने लिखा है कि किसी भी सरकार ने यहाँ तक कि अंग्रेजों तक ने इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ने, क्योंकि इन्होंने कम समय में ही राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं पर सकारात्मक बदलाव किया था। अब देखिए CDPO का ये 15 जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। बोल रहा है 64 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो यह 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी गजनवी साम्राज्य के अधीन और नामक राज्य का शासन था। इसने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर। उनके पहला आक्रमण 1175 में किया था
और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर चालुक्यों के खिलाफ किया, जिसमें इसे हार का सामना करना पड़ा था। गौरी के शासनकाल में ही सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र किया गया था। 65 नंबर में बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने अपने शासनकाल में कई विजय अभियान चलाए तथा क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाते गए। इसने मलिक काफूर को द्वार समुद्र की विजय हेतु मुख्य सेनानायक नियुक्त किया था। 66 नंबर में है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला के रूप में जाना जाता है भाई, यह रेहला के रूप में जाना जाता है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था तथा यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता के जीवन काल का वर्णन रेहला नामक पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से 14वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन विषय का वर्णन किया जा सकता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकड़ी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ये दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है फतेहपुर सिकड़ी का। तो देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। यह मस्जिद का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में स्थित है। बुलंद दरवाजा का प्रवेश द्वार दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 68 नंबर क्वेश्चन है, 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका आंसर होगा चौसा में लड़ा गया था। चौसा मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है इसका, चौसा। 26 जून 1539 ईस्वी को मुगल सम्राट हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ था। चौसा नामक स्थान वर्तमान में बक्सर जिले में स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन है, देखिए CDPO 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण इन्वेशन के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक उसमें कौन था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान की शुरुआत की थी। उस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। इस अभियान में राणा रतन सिंह की पराजय हुई थी। और 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 70 नंबर में क्या बोल रहा है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मतलब मुख्य काजी किसे कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश को। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी से तात्पर्य मुख्य न्यायाधीश से था। यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी को काजी उल कुज्जात के नाम से भी जाना जाता था। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर तैमूर तथा चंगेज खान के वंशज थे। बाबर का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुमायूं हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। 72 नंबर क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग किया गया था। इसके शासनकाल में ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत खत्म हो गया। अभी तक जितना भी क्वेश्चन 68वीं BPSC तक पूछी गई थी मध्यकालीन भारत से, सारा क्वेश्चन हम इस सेशन में कंप्लीट कर दिए। इसका एक और सेशन किए थे जो कि कल, उसमें 50 क्वेश्चन था और बाद में जो 22 क्वेश्चन बच गया था वो आज हम इसको कंप्लीट कर दिए। जो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल जो है अमित लाइफ मेकर पे जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जाके देखिए, पहला सेशन में कहा कि ये अभी तक में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो कि प्रीवियस ईयर आने वाले एग्जाम में बहुत ही इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। का अधिकतर अभी देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा जो ले रही है BPSC बोर्ड, वही मतलब कि वही बोर्ड परीक्षा ली है और आने वाले एग्जाम में अपने ही क्वेश्चन से, मतलब कि स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का ना, तो अपने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से इसी में से कुछ निकाल के क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से देते रहती है। हम इसके बाद जस्ट ये तो ख़त्म हो गया, आने वाले भारत सेशन में करेंगे आधुनिक भारत से क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत पूर्ण है। इतिहास के 3 जो सेक्शन है, प्राचीन,
मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाला वीडियो हमारा इससे भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसको भी देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए ये देखने के लिए। कहा कि मेरे चैनल पे देखिए जितने भी अभी तक में एग्ज़ाम हुए हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवा रहे हैं। सीटेट हो, बिहार स्पेशल का भी इसमें चल रहा है, जो कि आने वाले परीक्षा में बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, सारे एग्ज़ाम का हम बीपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाते हैं अपने चैनल पे। तो आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए पुराने वीडियो को। थैंक यू गाइस।